नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज भी हम बात करेंगे अग्निपथ को लेकर। बात फिर से अग्निपथ पर इसलिए होगी क्योंकि ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। इस आंदोलन की आग यूपी, बिहार, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में फैलती जा रही है। कई जगहों पर आगजनी हुई। यूपी, बिहार में ट्रेनों को फूंक दिया गया, रेल और सड़क मार्ग को बाधित तक किया गया। अब प्रदर्शन की आग बढ़ते बढ़ते दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड होते हुए कई राज्यों तक फैल चुकी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वहीं अग्निपथ योजना में सबसे पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती की जाएगी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इसकी घोषणा की है। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। एक और केंद्र सरकार की इस नई योजना का राजनीतिक दलों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर अग्निपथ योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की संपत्ति को नष्ट कर युवा कौन सा देश प्रेम दिखा रहे हैं? क्यों सरकार ऐसी योजनाओं को समझा पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है? तो अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तमाम मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बल्लभगढ़, हिसार, तोशाम, कैथल, जींद और फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज आक्रोश देखने को मिला युवाओं का। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा। लेकिन मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। जिस प्रकार की स्कीम सरकार ने चलाई इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और उन्होंने उसमें कहा भी है कि जितने लोगों की भर्ती होगी उनमें से 25% को रेगुलर रखेंगे। और कोई भी देश को ऐसा निर्णय थोड़ी लेगा कि सेना को इस प्रकार से रखेगा 4 साल के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफहमी क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, इनको पता है। और इससे बड़ा लाभ होने वाला है। कोई भी बच्चा है जो 18 साल की उम्र में मान लो सेना में चला जाएगा तो 4 साल में वो अनुशासन भी सीखेगा, और स्वाभाविक ही है कि वहाँ की जो सारा पीटी है, दूसरे और ड्रिल है, सारा कुछ है, उसमें व्यायाम होगा तो शारीरिक रूप से भी मजबूत भी होगा। पढ़ाई का भी वहाँ पे पूरा अवसर दिया जाएगा, और बाद में उसको एक फिक्स अमाउंट भी दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है, लेकिन तोड़-फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं, और जो लोग इस प्रकार की कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। यशपाल बत्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में मेरे साथ योगेश कौशिक जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कृष्ण कुटेल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी से है। यशपाल जी, ठीक है, आपको योजना लेकर आए हैं, लेकिन उसके बाद ये जो हालात बन रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, यातायात बाधित हो रहा है, इसके पीछे फेलियर किसका है? क्या सरकार योजना को समझा पाने में नाकामयाब साबित हो रही है? देखिए, ये योजना हो रही है और विपक्षी दलों ने इस पे और लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये योजना ठीक नहीं है और इस तरीके से ठीक नहीं है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वो विपक्ष उनके अंदर
लेकिन ये योजना वाकई में बहुत अच्छी है अगर आप इसको समझें तो। समझने में क्या है इसमें, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारी 17.5 साल से 21 साल तक की एज के बच्चों को सेनाओं में भर्ती होने का और एक ट्रेनिंग देने का एक जो मिशन है, वो इस मिशन के पीछे रीजन क्या है वो समझने की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये समझते हैं, एक तो रेगुलर भर्ती, जो रेगुलर 25% आगे 4 साल के बाद 25% वो भर्ती चलती रहेगी, रेगुलर चलती रहेगी, और 75% जो बाहर आ जाएंगे बच्चे जिनको नहीं मिलेगी नौकरी वहां पे जॉब सेना के अंदर। आप देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर अगर देखें तो एक बहुत बड़ा मिशन है। हम अगर चाइना को देखें, चाइना से टारगेट करें तो ये हम इजराइल के कंपैरिजन करें तो इजराइल के अंदर क्या रीजन है कि वो घर घर के अंदर सेना है, घर घर के अंदर सैनिक वहां पे हैं। जब भी देश को, समाज को जरूरत पड़ती है तो हर घर से सैनिक निकल आता है। और ऐसा ही मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि ऐसी फोर्स एक तैयार कर दी जाए जो घर घर के अंदर हो और देश को जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन वो घर घर से वो सैनिक निकल के आ जाए। और जो रेगुलर भर्ती हर साल हुआ करती थी वो निरंतर है, इसी के अंदर 25% के अंदर वो लोग आ रहे हैं। और जो लोग जिनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 4 साल के बाद और कुछ सैलरी अमाउंट भी मिलेगा और रिटायरमेंट का भी अमाउंट सर, आपने जो 2 अभी तक बातें कही हैं उनसे मेरे 2 सवाल निकल कर आए हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये योजना वाकई इतनी अच्छी है तो आप युवाओं को जिनके लिए ये योजना लेकर आए हैं उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? दूसरी और पहले सवाल में एक सवाल ये भी जुड़ता है कि क्या पहले से सरकार को इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी कि अगर कोई नई स्कीम लेकर आ रही है तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि अगर युवा नहीं समझ पाएंगे तो ऐसी नौबत आ सकती है? क्या सरकार को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी पहले से? दूसरा सवाल यह है कि सर, भारत को इजराइल से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? इजराइल में कोई योजना चल रही है, कोई पॉलिसी है तो उसके अपने रीजन है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत में भी वो पॉलिसी, वो योजना लागू की जाए। देखिए, सबसे पहला आपका ये सवाल जो इजराइल वाला है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे छोड़ना होना है। हमें टारगेट चाइना को करना है। हमने चाइना को देख के ये मिशन शुरू किया है कि ऐसी सैनिक शक्ति होनी चाहिए जो घर घर से निकल सके और जिस दिन जरूरत देश को पड़े सब पहले से ट्रेनिंग ले चुके हों। इस तरीके का हम सबका एक मिशन था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और इजराइल को ये मत सोचिए कि इजराइल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चाइना से उसको कंपैरिजन करके उस पर काम किया जा रहा है। और ये मिशन जो है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एक बार प्लेटफॉर्म तैयार होने दो, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को आने दो, उसके बाद आप देखना ये जो युवा जो आक्रोश में है, इनको जो विपक्षी दल है उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, उस चीजों को कि इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि ये गलत हो रहा है, युवाओं के लिए खिलाफ हो रहा है और ये सरकार युवाओं के अगेंस्ट हो रही है। ऐसा नहीं है। आप इस प्रॉपर पॉलिसी को समझो, समझने के बाद ये युवाओं सर, आप प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहे हैं, अभी समझाने समझने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना में तो भर्तियों के लिए डेट भी जारी कर दी गई है। 24 जून से कहा जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, समझा वो शुरू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सबको जब समझ आ रहा है, जो कल से आज थोड़ा कम रहा, ऐसे धीरे धीरे इन लोगों को समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये पॉलिसी अच्छी है और इस पॉलिसी के तहत देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। सबसे पहला धर्म हमारा देश है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले हमारा धर्म ये बनता है कि देश को आगे बढ़ाएं और उसके लिए कुछ काम करें, और उस तहत ये सारी पॉलिसी बन रही है और उस तहत ये काम सारा हो रहा है। ठीक है, राकेश गर्ग जी क्या कहेंगे इस मामले पर? सृष्टि जी, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। पिछला लोकसभा का जब सेशन चल रहा था तो हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ये मेरी आवाज मुझे ही गूंज रही है, एक बार मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, हेलो सर, आपकी आवाज हमें क्लियर मिल रही है। सृष्टि जी, मैं जो बोल रहा हूं मुझे रिवर्ट मेरी आवाज आ रही है। ठीक है सर, उसको दुरुस्त करेंगे। सृष्टि जी, मैं तो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि सेना के अंदर पिछले 3 साल से भर्तियां बंद पड़ी हुई हैं, उन भर्तियों को खोल क्यों नहीं दिया जाता। उसके बदले में जो उनको लिखित में जवाब मिला वो ये था कि 1.5 लाख के पद उस वक्त भी सेना के अंदर खाली पड़े हुए थे। अब जब ये सरकार, भाजपा की सरकार, एक पॉलिसी लेकर आती है
अग्निपथ लेकर आती है, तो ये सरकार भाजपा की लेकर आती है, इस देश के यूथ के लिए लेकर आती है। विरोध करने वाले इस देश के नौजवान है जो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यशपाल जी जो सवाल उठा रहे हैं, इसके अंदर विपक्षी पार्टियों का हाथ है, तो ये कितना हास्यास्पद है। आप ये समझिए कि 16 स्टेट्स में इनकी सरकार, केंद्र में 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट की इनकी सरकार, और बहका रही है विपक्षी दल जो मुट्ठी भर रह गए हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद सी बात है। और दूसरी बात, पिछले 3 दिन के अंदर इस देश में और इस प्रदेश में जो हो रहा है, युवा शहादत दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। जैसे किसानों को लेकर कहा गया कि ये किसान नहीं है, किसान तो घर बैठे हुए हैं, और बाद में माफी मांग ली गई थी। ऐसे ही आज अभी विज साहब का बयान मैंने आपके चैनल पर सुना कि ये युवा नहीं है। अरे भाई, ये युवा नहीं है तो कहां से आए हुए लोग हैं? इसी देश के यूथ है, इसी देश के बच्चे हैं, इसी देश के बच्चों ने आपको चुनकर सत्ता में भेजा था। इन्हीं के भविष्य के लिए आप ये पॉलिसी लेकर आए थे। इसी देश के भविष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये अपनी हक नहीं मांग रहे, ये सिर्फ बात को समझने के लिए आपसे प्रयास कर रहे हैं और समझाने के लिए। लेकिन सवाल सर ये भी उठ रहा है ना, ये वो युवा है सर, हर छोटी, क्योंकि युवाओं की आप बात कर रहे हैं, तो ये वो युवा हैं जो देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसे युवाओं के अंदर अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने की भावना आ सकती है? जिस तरह से रेलें रोकी जा रही हैं, सरकारी संपत्ति क्या कहें, अपनी खुद की संपत्ति है या आम लोगों की, आग लगाई जा रही है, उसमें यातायात बाधित किया जा रहा है, पुलिस पर पथराव हो रहे हैं। क्या देश से जुड़ा व्यक्ति, देश की सेवा से जुड़ने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते अपनी पार्टी की तरफ से हम इन युवाओं से निवेदन करेंगे कि आप सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ न कीजिए, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है, हम आपके साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार सामने आए, इनकी आशंकाओं का निवारण करे, इनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करे। ये सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ रहे, आप सृष्टि जी समझिए, ये स्वयं की भी आहुति दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा यूथ देश है, और उस देश के युवा पिछले 3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। और अभी आप बयान सुनिए, आगे आना चाहिए, मोदी जी आगे आए, इस देश के रक्षा मंत्री आगे आए, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें, इस देश के यूथ को समझाएं, विपक्ष को समझाएं, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, राजनीति ना करे। बड़ा बहुत ही नाजुक समय है, इस नाजुक समय को एक ईमानदारी के साथ राजनीति को साइड में रखकर संभालें। इस देश के यूथ का सवाल है, सेना का सवाल है। मैं एक आखिरी लाइन और बोल देता हूं सृष्टि जी, इस देश का जो यूथ है वो सेना के अंदर 4, 5, 10, 20 लाख रुपए के लिए काम करने के लिए नहीं जाता। इस देश का यूथ सेना के अंदर देश सेवा के लिए जाता है। अगर जरूरत पड़े मातृभूमि को अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जाता है। उसको आप यह मत समझाइए कि जब आप बाहर आएंगे 4 साल के बाद आपके हाथ में 15 लाख होंगे या 20 लाख होंगे, और उसके बाद की जो आप पर लोभन दे रहे हैं, जो आप ये जुमले और महाजुमले फेंक रहे हैं, ऐसे जुमले 8 साल के अंदर इस प्रदेश की जनता ने भी और इस प्रदेश के युवाओं ने भी बहुत रखना ठीक है, लेकिन युवा ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं वो सही नहीं है? युवा ये क्यों नहीं समझ पा रहे? कृष्ण कुटेल जी बोलना, दोबारा बोलना सर। मेरा सवाल ये है कि अपनी बात रखना सही है, लेकिन युवा ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं वो तरीका सही नहीं है? देखिए, देश का युवा जो है और जिसको जो है कि जिस युवा को जो है कि देश के प्रति जो है वो प्यार है, प्रेम है, वो काफी लंबे समय से जो है कि इसकी तैयारी कर रहा था कि मैंने सेना के अंदर भर्ती होना है। पहले तो जो बीजेपी सरकार ने जो है कि 4 साल से जो है कि भर्ती को रोका हुआ है, कोई भी नई भर्ती जो है कि सरकार ने नहीं की है। और जिस युवा ने जो है कि देश की सेवा के लिए तैयारी की है, अगर उसके सामने ये अग्निपथ जैसा जो मामला, ये योजना जो बीजेपी सरकार लेकर के आई है, ये आ जाए तो युवा क्या करेगा? वो आग बबूला होगा, वो अपने आप को जो है कि वो खत्म करने की प्रवृत्ति उसके दिमाग में बैठेगी।
और आज वही हो रहा है, क्योंकि युवा जो है। लेकिन सर इसका आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? इस तरह के प्रदर्शन का आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है। अगर प्रदर्शन को दबाना है, युवाओं की भावनाओं को आप समझे, युवा क्या चाहता है, युवा देश की सेवा करना चाहता है। सर अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन सही है, तो आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना, ये तरीका अगर सही है तो ये बहुत बड़ी बात है सर। ये विषय बहुत ही जटिल विषय है, क्योंकि सेना का विषय है। और जिस प्रकार से जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है कि ये योजना लेकर के आई है, जो हमारे सिंगल रेजिमेंट्स हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगे। और मुख्य रूप से जो नेपाल की जो गोरखा जो कौम है, बहुत ही लड़ाकू कौम है, और वो कौम वो जो है कि भर्ती के अंदर जो है कि वो खत्म हो जाएंगे, और उनका रुख जो है कि वो चाइना की तरफ चला जाएगा। और जब चाइना की तरफ चला जाएगा तो देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और बीजेपी ने जो काम किया है, तो ये युवाओं को जो है कि आतंकवाद की ओर धकेलने का एक षड्यंत्र जो है कि ये लेकर के आए हैं। नहीं सर, आतंकवाद की ओर धकेलने का सर, ये आप ये कैसा बयान दे रहे हैं? देखिए, नहीं सर, आप देखिए सोच समझ के दीजिए सर बयान, आप जो भी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों को सुना जा रहा है सर, और सुनने वाला युवा भी है उसमें। आप कह रहे हैं आतंकवाद की और धकेल रहे हैं। देखिए, क्योंकि बीजेपी का जो है कि देश के प्रति कतई भी जो है कि वो प्रेम नहीं है। और सरकार पहले भी रही है, सरकार ने देश के लिए पहले भी काम किया है, विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन भारत की सेना ने जो है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जो 4 साल तक जो युवाओं को नौकरी देने का जो मिलिट्री के अंदर तीनों अंगों के अंदर जो है कि वो एक प्लान जो ये लेकर योजना जो लेकर के आए हैं, 1 साल तो उसका ट्रेनिंग के अंदर लगेगा, 3 साल के बाद जो है कि वो वहां से आउट हो जाएगा। और जब वो वहां से आउट होगा, जब घर पर आएगा, तो लेकिन वो क्या कर पाएगा? उसको पूरा ट्रेनिंग होगा तो वो कहीं ना कहीं तो आतंकवादी बन जाएगा क्या सर? और जब वो विचलित होगा तो लेकिन वो कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसलिए जो कि बीजेपी सरकार को जो है कि पहले अगर ये योजना लेकर के आई है, तो वो बेरोजगार युवा मेले लगा करके, सरकार उसकी भी बात कर रही है, सरकार उस पर भी कह रही है, प्राथमिकता देने की बात हो रही है, अन्य जो सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है कृष्ण पटेल जी, ठीक है सर, आपकी बात आपने रख दी। योगेश कौशिक जी का मैं रुख करूंगी। सर क्या सिर्फ एज लिमिट बढ़ाने से, जो सरकार ने 1 साल के लिए 21 की जगह 23 कर दी है एज लिमिट, क्या ये बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं इसको ना पूरे डिटेल में बताना चाहूंगा जनता को, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ भी बोला नहीं है, फालतू की बातें मेरे हिसाब से हुई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपनी सेना को भी चलाने के लिए। अब दूसरी बात ये है, जो बत्रा जी अभी कह रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं और वो बाद में भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा। इन्होंने 45,000 के आसपास लोग बोले, मैं 50,000 मान लेता हूँ, हर साल भर्ती करेंगे। आउट ऑफ 50,000 25% वहां पे रखे जाएंगे। गर्ग साहब ने जो डाटा दिया अभी वो सच है, वो 1.5 लाख के करीब उस टाइम पे था। आज के दिन 3 लाख भर्तियां होनी हैं, भर्तियां बाकी हैं हिंदुस्तान की सेना की। और अगर वो होता है तो मैं अब गणित बता देता हूं इनको सबसे पहले तो, कि अगर इस गणित के हिसाब से चलते हैं हम, 50,000 हर साल हमने भर्ती किए और 75% हमने 4 साल बाद बाहर निकाल दिए, तो 12,500 हर साल हमारे पास भर्ती होंगे। और उस डाटा के हिसाब से 3 लाख जो अभी ऑलरेडी हम बैकलॉग में चल रहे हैं, वो 3 लाख भर्ती करने के लिए हमें 24 साल लगेंगे। 24 प्लस वो चौथे साल में जो लोग आएंगे वो, तो 24 और 4 28 साल में तो हमारा पूरा बैकलॉग क्लियर होगा। अब दूसरी बात बताता हूं, बत्रा साहब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, इनको पता ही नहीं है चाइना का बजट कितना है। चाइना का बजट है 122 लाख करोड़ का सेना का, और हिंदुस्तान का बजट है मात्र 6 लाख करोड़ का, और वो इस सरकार ने आके कम किया है इस साल बजट को चेक करा नहीं है। ठीक है, सेना का क्या हाल कर दिया वो बताता हूं मैं भी। सेना का ये हाल कर दिया है कि उनको जूतों के पैसे दिए जाते हैं, जी आप बाजार से खरीद लेना। और जबकि जूता सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कारगिल युद्ध के टाइम पे भी जूते हमारे पास थे नहीं उस टाइम पे। ठीक है, एनीवे,
अब मैं थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ता हूं। अब अगर मैं इनकी बात को बड़ा करता हूं कि 4 साल के बाद डिसिप्लिन होके आएगा। इसराइल की भी बात की, मैं इसराइल का भी जवाब देता हूं। इसराइल या कई कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स के जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं या जैसे ही स्कूल से निकलते हैं, उनको डेफिनेटली वो लोग आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, 1 साल की या 2 साल की, और फिर उनको कहते हैं भी आप जॉब ढूंढिए और उस जॉब के तहत आपको मिलता है, ठीक है, वरना आपको जो भी रोजगार भत्ता मिलता है वहां पे ये प्रोविजन है वहां पे। इसराइल का वही हाल है। इसराइल ने युद्ध के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं है। इसराइल हमेशा युद्ध में रहा है, ये उनकी मजबूरी है। अब मैं बताता हूं, जो हमारे यहाँ स्कीम है उसको जीरो करके ये नई बात छेड़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक सिस्टम है, जो एनसीसी का विंग जो तैयार होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर, उनको जीरो कर दिया गया है क्योंकि इनका बजट ही नहीं है। और उसमें ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि वो बाद में काम आ सकें और वो बाद में इमीडिएटली अगर जरूरत पड़ जाए देश को तो इमीडिएटली खड़े हो जाएं। अब मैं अगली बात बताता हूं कि अगर ये, मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से मानता हूं कि ये कैजुअल लेबर है। एक सेना के अंदर जो आदमी जाता है, नंबर 1 अपने शौर्य के लिए जाता है, अपनी शान के लिए जाता है। मैं कितना भी बड़ा आदमी हूं, मैं कितने भी पैसे वाला आदमी हूं, जब एक सैनिक मेरे सामने से गुजरता है तो मैं उसे सैल्यूट करता हूं। ये उसके सम्मान के लिए होता है। इन्होंने उसका सम्मान खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी बात है ये, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसको सैनिक भी नहीं माना जाएगा। इन्होंने उसका कोई कैटेगरी नहीं दी है कि वो सैनिक होगा, हवलदार होगा, क्या ग्रेड है उसका? अग्निवीर नाम दिया गया है। ये बकवास, ये सब बकवास, कहते रहो आप नाम अग्निवीर। अब मैं अग्निवीर का जवाब देता हूं। अगर किसी का हाथ कट गया, ठीक है, उसको आप दिव्यांग कह दो। दिव्यांग का मतलब जानते हैं बीजेपी वाले लोग? दिव्यांग किसे कहा गया है? ठीक है, ये सिर्फ ना शब्दों से खेलना चाहते हैं। अब मैं इससे और आगे बढ़ रहा हूं, अभी यहां बात खत्म नहीं होती है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे और उन्होंने प्रोफेशनली जब सेना नहीं रखी, प्रोफेशनली हमारी सेना नहीं थी, और 10,000 लोग आए वहां से बाहर से और 50,000 और 1-1 लाख की सेना को 1000 उनको हरा के उन्होंने 900 साल हुकूमत की है इस देश पे, क्योंकि हमारी सेना कमजोर थी। और ये अब अगर ऐसा स्टेप जाता है तो सेना कमजोर होगी। ये मेरे बयान नहीं है, आप पुराने रिटायर्ड कितने भी लोगों को ले लीजिए, उनके बयान आ रहे हैं और वो सब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अब मैं बात करता हूं आज के गृह मंत्री। लेकिन आप कमजोर की बात कर रहे हैं योगेश जी, लेकिन यहाँ पर ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे सेना जवान रहेगी, जो एक एज लिमिट है, यंग रहेगी। बिल्कुल ओके, यंग की डेफिनेशन कितने इस साल तक की है? सेना आज भी यंग है। हिंदुस्तान की सेना ही दुनिया की सबसे अच्छी सेना है, नहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है हमारी सेना को 30s तक गिना जाता है, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज की सेना है वो 20s में बकवास। नहीं, ये गुमराह करने की बात है। मैं एक्चुअल बताऊंगा आपको, मैं एक्चुअल बताऊंगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जवान जो है यंग ही होते हैं। जो हमारे इससे ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो एज ज्यादा के होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी एज जो बात करते हैं 30-35 के आसपास की आ जाती है। पर क्या 40 साल तक यंग नहीं होता है? जब एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्समैन 40 साल तक खेल सकता है तो क्या एक सैनिक का 40 साल तक काम नहीं करेगा? अब मैं इसके बाद टेक्निकल बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जैसे मारुति जैसी कंपनी के अंदर हायर किए जाते हैं जिसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। वो अप्रेंटिस 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाता है ताकि वो आगे पूरी जिंदगी काम कर सके। आप इनको वो 1 साल का नहीं, ये 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग होती थी। 6 महीने में ये क्या ट्रेंड कर देंगे उनको, और 3.5 साल सिर्फ उसके लिए काम के लिए रह जाएंगे। अब मैं पैसे पे आ रहा हूं। पैसे की कहानी ये है कि इन्हीं के बयान, सरकार के बयान ये कहते हैं कि एक सैनिक के ऊपर हम 11 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, एक सैनिक के ऊपर। अब देखिए उस सैनिक का मिसयूज कैसे हो रहा है। दुनिया भर के बेहुदे लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी हुई है, Y+ सिक्योरिटी दी हुई है। वहां पे वो सैनिक लगते हैं जो 50 लाख रुपए साल का जिन पे खर्चा सरकार कर रही है, ठीक है, और उनमें नुपुर शर्मा भी हैं जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर झुकाया है, उनको भी सिक्योरिटी है। अब अगले दिन इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात ये है कि ये उस खर्चे से बचना चाहते हैं। ये खर्चा इनके पास नहीं है, पैसे सरकार के पास नहीं है। ये किसी को ये कह नहीं सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बताता हूं कि पैसे का इतना बुरा हाल है, जिस दिन फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में आएंगे ना लोगों को, उस दिन लोग कहेंगे कि देश वाकई गर्व की तरफ ले गए हैं। और ये सिर्फ कटौती यहां नहीं है, कटौती दुनिया भर की चीजों में हो रही है।
अगर आपने सेना को कमजोर कर दिया तो आप मैं कहता हूं, आज कह रहा हूं कि दुनिया में हमारा शर्म से नाक नीचा हो जाएगा, जिस वजह से हम खड़े होकर डंका बजाते हैं। कुछ पहलू हैं जो जिनको समझने की भी जरूरत है, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर 75% को हटा भी दिया जाएगा तो 25% जो है सैनिक वो कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी पर इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी कौशिक जी एक बात कह रहे थे कि इजराइल से कंपैरिजन कर रहे थे कि इजराइल के बच्चे जब वहां पे होते हैं उनको उसके बाद भत्ता मिलता है और इस तरीके की उनकी पॉपुलेशन देखिए और आप हमारे देश की पॉपुलेशन देखिए, दोनों का कंपैरिजन करिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके अंदर उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। पॉलिसी वही है, इजराइल की सेना से हमें चाइना को डिफीट करना है तो उस पैटर्न पे हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने अपने आप बता दी कि बजट की बात, कि हमारे देश का बजट और चाइना के देश का बजट, दोनों का बजट अलग अलग है और कितना कितना डिफरेंस है। लेकिन उसी कंपैरिजन को खत्म करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है कि देश की सेना को जब जरूरत पड़े देश के लिए हर घर से सैनिक पैदा हो सके और चाइना के खिलाफ हम लड़ सके और युद्ध के अंदर हम जा सके सारे। ये बात इन्होंने अपने आप बता दी। और बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बातें जो कही है कि जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। जेड प्लस सिक्योरिटी तो देश के अंदर काफी लोगों को मिलेगी। उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, पूर्णा शर्मा का दे दिया कि उनको दे रखी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है, तो सबकी हटा दी जाए। क्या देश उससे हमारी देश का जो आप बता रहे हैं कि संकट आया हुआ है वो संकट खत्म हो जाएगा? सिक्योरिटी एक अलग मीनिंग है, देश की रक्षा अलग मीनिंग है, हर पॉइंट पे अलग अलग सारी चीजें हैं। और बहुत सारी बात और भी हमारे कौशिक जी कह रहे थे कि ये देश को कहीं पहुंचा देंगे, देश को कहां पहुंचा देंगे। देश की सेना सबसे बड़ी सेना है और सबसे अच्छी सेना है हमारी। और यही बात हम कह ही रहे हैं आपको कि हमारे देश की सेना जो वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है, उस कंपैरिजन में हम उसको आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं। जो आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम उनको आगे लेके जा रहे हैं और इसलिए उस पैटर्न पे काम किया जा रहा है देश के लिए। नहीं, लेकिन सर जो युवा 4 साल बाद की बात कर रहा है उसको कैसे समझाएंगे, उसको क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है हमारे पास युवा मैं सबसे पहले उन युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं जो इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस है, आपकी कोई शिकायत है, आपकी कोई बात है, आप एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रखो और उस बात पे मैं आपको ये इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि उस पर जरूर काम होगा और सही मांग होगी, उस पर काम भी होगा। और ऐसा नहीं कि एक गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट सबको साथ लेके जाना चाहती है। पिछली सरकारों ने जो हालात देश के अंदर कर रखे थे, जिस तरीके से देश को चलाया गया है, अब उन गड्ढों को भरने में समय तो लगेगा। उन गड्ढों को भरा जा रहा है, धीरे धीरे उन गड्ढों को भरा जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम किया जा रहा है। नए तरीके से उनको प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, हर दिशा के अंदर काम हो रहा है। नहीं, लेकिन सर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। युवा पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद गारंटी नहीं है नौकरी की। और सर जो टाइम पीरियड है जिसमें वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा है, उस दौरान वो कोई ऐसी स्पेसिफिक एजुकेशन भी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वो आगे कोई काम कर सके। तो एक 4 साल का ठीक है, युवा जब 4 साल कंप्लीट करके उनमें से 75% जब बाहर आ जाएंगे, उनके लिए और प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। हमारी जितनी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है, जहां उन्होंने कह दिया कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो उनके लिए खुल जाएगा। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता होगा उसके लिए मिनिमम उनके पास अमाउंट आ चुका होगा। और अगर देश को जरूरत पड़ेगी, हर घर से जो देश के अंदर भावनाएं सबकी होती हैं, वो लोग उसके लिए भी सक्षम हो जाएंगे। हर काम हर तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझने की बात है और अपनी बात को और देश को और सारे प्लेटफॉर्म को समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है युवा जो विपक्षी पार्टियों से जिस तरीके से आ गए इनके हाथ के अंदर, वो जरूर वापसी बाहर निकल के और समाज इसके अंदर और देश इसके अंदर काम करेंगे और जरूर इन बातों को समझेंगे कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस पॉलिसी के तहत काम करना चाहिए। और कोई अगर उनको लगता है कि कोई गलत है या कोई गलत बात है, प्लेटफॉर्म पे आए, इस प्लेटफॉर्म पे बात करें, इस तरीके से ना करें जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है राकेश गर्ग जी, कहा जा रहा है कि भड़काने का काम हो रहा है यहाँ पर युवाओं को।
देखिए सृष्टि जी, यशपाल बत्रा जी वही बातें बोल रहे हैं जो इनके नेता बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि इस देश को और इस प्रदेश को, इस पॉलिसी के सामने एक ऐसा माहौल हो गया कि सरकार और इस देश का युवा आमने सामने आ गया है। और जो इस प्लेटफॉर्म की ये बात कर रहे हैं बत्रा साहब, ये इस देश के नौजवान हैं, रोजगार चाहते हैं, इनको कोई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक बातें नहीं आती, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, ये देश सेवा करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म अगर देना है तो आप अपने मंत्री को, अपने नेताओं को या प्रधानमंत्री को आगे भेजिए, जो इनकी आशंकाएं हैं उनका निवारण कर सके। अब सृष्टि जी सुनिए, सवाल बहुत हैं, जवाब कोई नहीं, आशंकाएं बहुत हैं और उनका निराकरण करने के लिए कोई नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार चाइना 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 कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरी कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, चाइना डोकलाम के अंदर क्या कर रहा है? एक शब्द के अंदर, एक वक्तव्य के अंदर, चाहे पार्लियामेंट का उठा के देख लीजिए, अपनी जुबान से चाइना शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते। प्रवक्ता जी जो बार बार चाइना को डराने के लिए, चाइना को धमकाने के लिए, 8 साल पहले यह बताया गया था देशभक्तों की सरकार आ गई है, मोदी जी आ गए हैं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। अरे पाकिस्तान भी वही है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जनता को मत बरगलाइए। और सृष्टि जी आप समझिए बात को, मैं अब तथ्यों पे आ जाता हूं, मैं तथ्यों पर आता हूं। एक नौजवान 17.5 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है। 21 साल, 22 साल, 23 साल के अंदर वो 15-20 लाख रुपए लेकर रिटायर होकर बाहर आ जाता है। पढ़ाई से वो वंचित रह गया क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद ये सेना में ले लेंगे। देश सेवा करने से वो वंचित रह गया क्योंकि जो आजीवन वो सेवा करना चाहता था, 4 साल के बाद ही उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। आगे जो ये आज आश्वासन दे रहे हैं, 8 साल का इनका इतिहास ऐसा रहा है कि ये अपनी ही कही हुई बातों से बदल जाते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, अब 1.5 साल के अंदर 10 लाख रोजगार पर आ गए हैं। तो इस देश का जो भविष्य है, युवा है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आशंकित है और उनको अंधकार में लग रहा है, इसीलिए वो रोड पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए वो सरकारी संपत्ति नहीं, वो तो अपने भी प्राण की आहुति दे रहे हैं। और उस पर से मंत्रियों के बयान देखिए। सरकार संयम से काम ले, धैर्य से काम ले, तर्कों के साथ इन आशंकाओं का निवारण करे, राजनीति ना करे, विपक्ष के ऊपर ठीकरा ना फोड़े। ये तो चाइना, पाकिस्तान, इजराइल को मेरा सवाल है, ये देश के युवाओं के आमने सामने ना नहीं करनी चाहिए? अभी और कितना समय लगेगा? अभी मैंने आपको बात रखी है कि जिन युवाओं को और जो लोग इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं से मैंने पहले भी अपील की और अब दोबारा आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि उनको ऐसा ना करके एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी बात जरूर रखें, सरकार के पास अपनी बात पहल तो सरकार करेगी ना सर बात करने की। नहीं बिल्कुल, पहल तो सरकार करेगी। शशि जी मेरी आधे सेकंड की बात रह गई, 30 सेकंड की बात रह गई। नॉट द वे। ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर योगेश कौशिक जी से जवाब लेंगे। सिर्फ 30 सेकंड की बात रहेगी मेरी। ठीक है सर, ठीक है। और सृष्टि जी मेरा अंतिम सवाल ये है कि जब एक नौजवान सेना में चले जाएगा, उसको 6 महीने ट्रेनिंग के अंदर लगेंगे। टेक्नोलॉजी जो हथियारों की है वो दिन प्रतिदिन नए हथियार सेना को रिक्वायर्ड है, कितने ये खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, उसका भी वो जग जाहिर है, पब्लिक डोमियन के अंदर है। एक सैनिक को सीखने के अंदर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से अपने आप को रूबरी करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। जब वो इस टेक्नोलॉजी को सीखेगा तब तक उसका सेना से टाटा बाय बाय करने का समय आ जाएगा। कैसे वो देश की सेवा कर पाएगा, कैसे सेना के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा पाएगा? राकेश जी, सृष्टि जी
भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर 6 महीने की ट्रेनिंग उस बच्चे को दी जाती है और पड़ोसी जिन देशों से हम घिरे हुए हैं, चाइना की नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं पूरे देश को पता है। 6 महीने के बच्चे को अगर हथियार देकर युद्ध के मैदान में उतार दिया गया, कल्पना कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का क्या, ये तो झोला उठाकर चल देंगे। जवाब इस देश के बनाने वाली कांग्रेस को, इस देश के 150 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये भाजपा का इशू नहीं है, ये इस देश की रक्षा का सवाल है। योगेश जी, ये जवाब नहीं दिया जा सकता कि 6 महीने की ट्रेनिंग काफी है। ये संभव कैसे हो सकता है? ठीक है सर। मेरे 2-3 सवाल दिमाग में आते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया हम बात करेंगे बच्चों से, किस बच्चे से बात करेंगे? डू दे हैव ए प्लेटफॉर्म? दे डोंट हैव। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आम बच्चे हैं। ये मैंने पहले किसान आंदोलन पे भी एक बात कही थी, आज मैं ये जवान आंदोलन पे भी एक बात कर रहा हूं। बीजेपी हमेशा उल्टे तरीके से काम शुरू करती है। इन्होंने लागू किया है बिना अपोजिशन से, बिना किसी से बातचीत किए, बिना कोई, मतलब एक सर्वसम्मति की बात होती है या नहीं होती है? वो सर्वसम्मति क्या है, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बना ली है, नहीं बनाई। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये 150 करोड़ लोगों की मान सम्मान की बात है। मरना जीना तो आता जाता लगा रहेगा, हम मर गए तो ठीक है, लेकिन देश जिंदा रहना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1, इन्होंने इनको सारे के सारे जो लोग थे उनसे ये बात करके ये करनी चाहिए थी कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, क्या ठीक है या नहीं है। नहीं किया, क्योंकि इनके पास पूरा, इन्हें पता है कि भी हमारे पास बहुमत, हम जो कर दें मर्जी, हमारा जो है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा, इनको, मैं पॉलिटिकल बात भी हमेशा करता हूं, दूसरा इनको ये वहम है कि हमारे पास राम नाम की एक ऐसी अफीम है कि उसको चटाते ही हम इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे, और इलेक्शन जीतना इनका सबसे बड़ा ध्येय है। अब आप एक बात देखिए, राजनाथ जी और नड्डा जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना है, उसके लिए तो सारी की सारी पार्टियों के पास जा रहे हैं, और इतना बड़ा इश्यू जो है, इसकी किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं की। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 30,000 तनख्वाह, और 30,000 भी नहीं है, 30,000 में से -9,000, इसका मतलब 21,000 तनख्वाह देंगे। अब 21,000 का मैं बात करता हूं आपसे। दिल्ली के अंदर मिनिमम एक मजदूर वेजेस जो है वो 18,000 है, लेकिन हर साल सैलरी बढ़ेगी। हाँ, मैं बढ़ा देता हूं, और रिटायरमेंट पे भी कुछ 15 लाख की मैं बढ़ा दूंगा। 2 सेकंड रुक जाओ आप। 18,000 मिनिमम वेजेस है यहाँ पे, और वो जवान जो है वहां पे 24 घंटे काम करता है, यहाँ पे वो आदमी 8 घंटे काम करता है। अगर उसको भी मैं मान लूं तो 54,000 रुपए उसके बनते ही बनते हैं। और उसके अलावा जो ये बात कर रहे हैं 9,000 महीने और 9,000 सरकार जमा करेगी, ये रिकरिंग डिपॉजिट वाली सिस्टम है, एक स्कीम है जिसके तहत एक आम जो आज का दिन का जो जवान है उसका जो पीएफ कटता था, और पीएफ बाद में जुड़ते वो पीएफ भी मिलता था रिटायरमेंट पे, और उसके अलावा उसको वो भी मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी उसके। और वो जवान अपनी जान देने के लिए इसलिए तैयार रहता था कि अगर भगवान ना करे, मैं अगर देश की सेवा करते करते मैं कहीं मर जाता हूं, शहीद हो जाता हूं, तो मेरे बच्चे सेफ हैं। क्या इन बच्चों का भविष्य सेफ है? बिल्कुल नहीं है। इनके पेरेंट्स का भविष्य सेफ है? बिल्कुल नहीं है। मजबूरी में अगर लोग चले जाएंगे, जैसे कि आज ही मैंने देखा, तो क्या अगर इन 4 साल के बीच भगवान न करे अगर किसी जवान की शहादत हो जाती है, तो क्या उसके लिए कोई यहाँ पर, पूछो इनसे, कोई दिया है क्या सिस्टम? वो तो सुनो, वो अब ये इनसे लफाजी करा लेना जितनी। मैं आज दावा करता हूं, किसान आंदोलन पे भी मैंने दावा किया था, जिस तरीके पे से किसान आंदोलन में इन्होंने थूक के चाटा था, ये जवान आंदोलन पे भी थूक के चाटेंगे। और आज जब इन्होंने यही कह दिया है, ये जवान ही नहीं मानते इनको। उन्होंने कहा तो अपने विज साहब ने कि ये तो वो लोग हो ही नहीं सकते कि वो सेना में जाएंगे, तो क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? इनकी एक आदत है, कोई भी एजिटेशन हो सबसे पहले उसको कंडेम करो और ये कह दो कि जिन लोगों के लिए बनाया वो लोग नहीं है। दूसरा, उनका एक राजनीतिक बयान भी आ गया साथ के साथ कि ये तो अपोजिशन भड़का रही है। अरे अपोजिशन से आपने बात नहीं की, अपोजिशन का कोई आदमी आया नहीं। अगर आप किसी अपोजिशन वाले के पास जाओगे तो वो सवाल का जवाब देगा ना कि भाई मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं। वो साथ नहीं है, वो इससे सहमत नहीं है, और जो इससे सहमत होगा वो भी झेलेगा। अगर आप लोग ऐसे काम बिना किसी से पूछे करोगे, ये घमंड के अलावा इनके अंदर कुछ नजर ही नहीं आता है। किसान आंदोलन में भी यही था कि पहले ठीक है सर, ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर हम युवाओं पर जाएं, सवाल तो यहां पर भी उठ रहे हैं, जो जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है? ये भी तो देश के अगेंस्ट ही है। मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मैं एक बात अच्छे तरीके से जानता हूं कि षड्यंत्र करने का काम बीजेपी करती है। एक माचिस की तीली तो लगानी है पूरी ट्रेन में आग लगाने के लिए, और वो षड्यंत्र खुल भी चुके हैं। अयोध्या के अंदर इन्होंने
जो लोग भेजे थे, जिन्होंने दंगे कराने की कोशिश की थी, वो सारे के सारे बीजेपी के थे। और ये करते हैं, टोपियां पहना के भेजते हैं। सुनो, शाहीन बाग के अंदर भी इनके लोग पकड़े गए थे। नहीं सर, अगर हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों में विपक्ष शामिल है, तो ये कहना तो सरासर बेवकूफी नहीं। विपक्ष को भी कहो आप, विपक्ष को भी कहो। विपक्ष आके, विपक्ष को अधिकार है उनके साथ खड़े होने का, और मैं कहता हूं कि खड़ा होना चाहिए। हालांकि मैं फिर बार बार कहता हूं कि मैं घोर हिंसा के खिलाफ हूं। और जो भी कोई बोलेगा, मैं गांधीवादी आदमी हूं, मैं गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे ले जाना चाहता हूं। लेकिन हर आंदोलन के अंदर उस आंदोलन को खत्म करने के लिए ऐसी हरकतें होती हैं। किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ था, आप याद कर लीजिए। वही इसमें बच्चों को दबाने के लिए करेंगे लोग। ले लेते हैं रिएक्शन, कृष्ण कुटेल जी। तो सर, अब मांग हो रही है कि यहाँ पर सरकार को आकर बात करनी चाहिए, सरकार की ओर से कोई हायर अथॉरिटी आए और यहाँ पर युवाओं से बात करे, उनको समझाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी यशपाल जी बोल रहे थे, तो यहाँ पर जो है कि एक सवाल प्रश्न जो है कि पैदा हो रहा है कि जो देश का जो वित्तीय भार है वो बहुत ही खत्म के कगार पर है। तो फिर ये जो है कि मिलिट्री के अंदर, जो सेना के अंदर जो हमारा जवान है, उसके अंदर कटौती क्यों कर रहे हैं? इसकी बजाय जो है कि जो लोकसभा, राज्यसभा के अंदर जो है कि अरबों रुपया खर्च किया जाता है, उनको जो पेंशन दी जाती है उसको बंद कर दें, और जो हमारे देश की सेना है उसके अंदर उस पैसे को लगाएं, ताकि जो है कि हमारा देश का युवा जो है वो देश के प्रति वो पूर्ण समर्पित रहे। और दूसरी बात है कि सरकार कह रही है कि हम बात करेंगे, तो सरकार का कौन सा प्रतिनिधित्व मंडल है, किसने जो है कि विपक्ष को बुला करके जो है कि वो बातचीत को किया है, ताकि जो है कि अग्निपथ योजना जो है कि ये लेकर के आए हैं, ताकि वो जो है कि सही रूप से उसको जो है कि लागू किया जाए। और प्रतिदिन आप देखते हैं पूरे देश से जो है कि जवान जो है कि मिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर भर्ती होते हैं, और कोई ना कोई जो है कि जवान जो है उसकी शहादत होती है। तो लेकिन जो है कि इनका किसी भी प्रकार का जो है कि इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ये भी जा रहे हैं, अगर हर साल भर्ती होगी तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, भले ही 4 साल के लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा देश सेवा करने का, और उनमें से 25% जो है वो आगे भी अपनी सेवा को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, 1 साल के अंदर युवा क्या करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा। 3 साल के अंदर जैसा कि है कि 30,000 इन्होंने सैलरी का रखा है कि भी 9,000 उसके अंदर कटौती होगी, 21,000 रुपए की सैलरी उसको मिलेगी, और उसने दूसरे वर्ष के अंदर जो है कि उसकी सैलरी 35,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है कि उसमें फिर कटौती होगी। और यहाँ पर जो है कि 4 साल के बाद जो है कि एक नौजवान जो है कि कह रहे कि उद्योग धंधे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 4 साल के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। और जो युवा के अंदर देश के प्रति जो भावना है, जो उसकी सेवा करने की जो भावना है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो है कि इसके अंदर एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जब देश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया तो इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष जो है कि वो नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आज बेरोजगारी की दर हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर है। आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं। युवाओं को रोजगार देने की बजाय जो है कि ये कुचलने का काम कर रही है। जो हरियाणा सरकार ने ये कह दिया है कि प्रायोरिटी पर रखा जाएगा अग्निवीरों को। दूसरा मैडम एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के नेताओं ने जो है कि नारा दिया जय जवान जय किसान का, पहले तो इन्होंने जय किसान को कुचलने का काम किया है, और अब जय जवान को जो है कि ये कुचलने का काम कर रहे हैं। जब ये लोग ऐसा काम करेंगे यशपाल जी, तो हमारा देश, ठीक है यशपाल जी, बजाय युवाओं को, आम लोगों को समझाने की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, वो एक तो प्रक्रिया तो चलनी है साथ साथ, लेकिन अगर कोई उसके अंदर कमी दिखती है, कोई एक प्लेटफॉर्म पे बात होगी, उस प्लेटफॉर्म पे आके युवाओं को भी यही बात है कि प्लेटफॉर्म पे आके बात करें,
और अब अगर कोई उनकी ग्रीवेंसेस है उनको रखें अपने पक्ष को। ये तरीका, जिस तरीके का ये तरीका अडॉप्ट किया हो वो गलत है। और जो ये पार्टी जो हमारे में बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, एक प्रवक्ता हमारे जो मेरे कांग्रेस के हैं ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना हमारे दोनों बिल्कुल नेबर हैं और दोनों हमारे पे वो हमारे हैवी हो रखे हैं। आपको याद होगा पिछले 8 साल से पहले की बातें याद करो आप, जब पाकिस्तान पे और इंडिया का रोज मीडिया के अंदर एक मैसेज होता था कि पाकिस्तान और इंडिया। आप जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आपने सुना है कभी पाकिस्तान और इंडिया का कोई बात हो रही हो? पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। पूरे देश के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की सरकारों की खिलाफत होना शुरू होगी और उसका कंपैरिजन हिंदुस्तान से होना ही बंद हो गया वर्ल्ड के अंदर। वो रीजन की पॉलिसियां हैं, इस तरीके की पॉलिसियां जो पुरानी गवर्नमेंटों ने जिस तरीके से काम कर रखा था उनको चेंज करके नए टेक्नोलॉजी नई तरीके से बात शुरू हो रखी है। और रही बात अब चाइना की, हम क्या चाइना का बजट बहुत बड़ा है या चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है या चाइना हमसे बहुत आगे है, हम उनको छोड़ दें, हम उनका कंपैरिजन करना बंद कर दें या डर के घर बैठ जाएं, या हम ये सोचें कि लड़ाई के लिए हमें तैयारियां करनी है। उन तैयारियों के अंदर हमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और किस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना है और वर्ल्ड के अंदर हमें क्या क्या चीजें लानी है, हम उस पर काम करें या ये सोचने लग जाए कि चाइना बहुत बड़ा है, हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। ये ठीक है सर, हमें तैयारी तो करनी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना, क्या इतने कम समय में जो एक युवा है वो तैयार हो जाएगा? इतने कम समय में देखिए, किसी भी चीज को काम करने के लिए फाउंडेशन रखी जाती है। किसी भी टारगेट को लेकर काम करने के लिए ये फाउंडेशन का रूप ले रही है कि धीरे धीरे एक ऐसा मिशन बन जाएगा। आप देखना, हर घर से एक टाइम ऐसा आएगा इस देश के अंदर, हर घर से एक सैनिक तैयार हो जाएगा जब देश को जरूरत पड़ेगी। अभी इनेलो के प्रवक्ता एक बात कर रहे थे कि 4 साल बाद वो देश की सेवा करना चाहता है और वो घर आ जाएगा और वो कोई रिटायरमेंट ले लेगा। क्या सिर्फ सैनिक ही देश की सेवा करेंगे, बॉर्डर पे खड़े होंगे? उसके अलावा भी जहां भी रहे, जो भी रहे, जिस भी तरीके से रहे, देश की सेवा के हर तरीके। हमारा जो पहला धर्म सैनिक है जो देश की सेवा करता है, उसके बाद जो जिस प्लेटफॉर्म पे सेवा करते हैं, देश के इसके अंदर काम करते हैं, वो भी एक सेवा का भाव होता है, वो भी एक सेवा मानी जाती है। वो किसी भी रूप में रहे, देश हित के अंदर हम सबका एक धर्म बनता है, सभी पार्टी को धर्म बनता है, उसको आगे ले, ना कि राजनीति करी जाए, ना कि युवाओं को कहा जाए कि ये गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है। अगर कोई चीज पार्टियों को पहले बुला करके आपने बात की है कि भाई हम जो है कि ये योजना लेकर के आ रहे हैं, तो आपने किसी भी पार्टी को जो है कि बुलाने का काम नहीं किया। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम नहीं किया। भाई ऐसा करके जो है कि ये प्लान सर, लेकिन विपक्ष का ये आरोप भी ठीक है, विपक्ष का ये आरोप भी ठीक है कि आपने चर्चा नहीं की। आपका तो दिख रहा है, आपको बुलाने, आपने चर्चा करनी चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आप कैसे कहते हैं कि विपक्ष जो है कि इसको जो है कि सृष्टि जी, मैं कमेंट बुलाया नहीं गया, ये आ रही है सर आपके पास। इनका दर्द झलक रहा है कि इनको बुलाया नहीं गया, इनसे बात नहीं करी गई। इनका दर्द वो नहीं है कि युवा परेशान है, युवा के साथ कुछ हो रहा है, वो दर्द इनका नहीं है। इनका दर्द युवाओं के प्रति है। आप लोग कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज युवा कहाँ जा रहा है? युवा को जो है कि आपने नशे की ओर धकेल रहे हैं आप, और युवाओं को जो है ठीक है, यहाँ पर राकेश जी कहना चाह रहे हैं, राकेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा बचा नहीं है, तो एक एक करके सब अपनी बात रखेंगे। क्लोजिंग कमेंट लूंगी। युवाओं को रोजगार देना चाहिए, उसके भविष्य के साथ भविष्य बनाने की बात करनी चाहिए। ठीक है राकेश जी, चुप करवाइए ताकि मैं बोल पाऊं। ठीक है सर, राकेश जी आप रख सकते हैं अपनी बात। सृष्टि जी, मैं जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं यशपाल जी, उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि सर हमारे से बात ना आपने पहले की, ना आज कीजिए, ना आगे कीजिए। मेरा निवेदन यह है, 1 घंटे की डिबेट में मैं ये समझ रहा था कि आप कोई ना कोई हल देंगे, इस देश के युवाओं को मैसेज देंगे, वो हिंसा के रास्ते पे ना चले, वो अपने आप की आहुति ना दे। लेकिन 1 घंटे के बाद आपने महज प्रवचन और भाषण के कुछ नहीं दिया। मैं हरियाणा प्रदेश की बात कर देता हूँ, सत्ता पक्ष या विपक्ष, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। सुन लीजिए सही मैडम, ये हमारे से तो बात करने के तैयार नहीं है ना। आज हमारे जो राज्यसभा के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने कहा है, युवाओं से अपील की है, और ये बार-बार प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं। तो कहिए खट्टर सरकार को हमारे एमपी से बात करे, प्लेटफार्म मिल जाएगा, बुलाए किसी प्लेटफार्म के ऊपर, आमने सामने युवाओं को समझाइए कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं।
अपना आत्मदाह ना करे, उनकी जो शंकाएं उनको दूर करे, ये भाषण और प्रवचन ना दे। हरियाणा की बात सुन लीजिए, अभी 2014 से पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होते थे। और अभी जो ताजा आंकड़े इन्हीं की एजेंसी CMIE बेरोजगारी के अंदर प्रदेश नंबर 1 है। जो प्रदेश पहले से बेरोजगारी में नंबर 1 है, उसके अंदर ये कहते हैं कि जो युवा फौज से रिटायर होकर आएंगे उनको प्राथमिकता देंगे, जो पहले घर में बैठे उनको प्रदेश से निकाल दोगे, गुजरात के युवाओं को SDO लगा देते हो। सर, मेरे निवेदन को समझिए, आज और देश और प्रदेश के जो हालात है, आपने किसानों के साथ खिलवाड़ किया, ये देश का अंदरूनी मामला हो सकता था, लेकिन सेना के साथ खिलवाड़ इस देश की आत्मा से खिलवाड़ हो जाएगा। सेना के साथ प्रयोग मत सर, वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अगर आपने उठाया तो प्रयोगशाला नहीं है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर कि जो रकम, जो एक अमाउंट इन जवानों को रिटायर होने पर 4 साल बाद जो मिलेगी, उससे वो अपना खुद का भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता तो मिलेगी, लेकिन उस अमाउंट से वो खुद के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं खुद एक व्यापारी हूं, मैं अपने व्यापार की आपको बात बता दूं, जीएसटी के आने के पश्चात जो व्यापारियों की हालत इस सरकार ने कर दी है, हम सिर्फ खाते काले करने के लिए छोड़ दिए, व्यापार धंधे चौपट कर दिए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है। आंकड़ों के साथ अगर ये डिबेट आपको अर्थव्यवस्था पे रखनी है तो मैं आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था की पोल खोल देता हूं। सृष्टि जी, आज विषय और देश और प्रदेश ठीक है सर, क्योंकि अब समय कम बचा है, मैंने आपको आपका पूरा टाइम दिया, सुरक्षित रखनी बाकी जरूरी सबसे है, भी आखिरी देश का होंगे। युवा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सरकार को कहिए, सरकार सोल्यूशन लेकर सामने आए, वाद विवाद में ना पड़े, आरोप योगेश कौशिक जी, आखिरी कमेंट आपका। को सोल्यूशन दे, इनकी शंकाओं का समाधान करें। ठीक है राकेश जी। देखिए, मेरा नंबर 1 मामला ये है कि ये एक जो भी ये लेके आए हैं ये बिल्कुल गलत है, इसको इन्हें अमाइंड तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, ये जो तनख्वाह 30,000 दे रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, ये बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। नंबर 3, ये जो कह रहे हैं कि भाई हम उन्हें प्राथमिकता देंगे, ये प्राथमिकता पहले भी दी जाती है एक्स सर्विसमैन को, लेकिन वो सिर्फ 2% है रिकॉर्ड में, अगर ये चेक करेंगे तो जिनको नौकरी मिलती है, तो वो 100% इन्हें सिक्योर करनी पड़ेगी। और अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन मैं दे दूंगा, अगली बार डिबेट में बुला लें। ठीक है सर। यशपाल जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी और फाइनल कमेंट। देखिए, बात तो मैं सभी प्रवक्ताओं की सुन रहे थे, हम सब बैठ के, बात मिशन वही है, देश। और अभी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि हमें जीएसटी की बात और दूसरी बात या तीसरी बात इन्होंने करी है। देखिए, सबसे बड़ा वही जीएसटी, जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो इस सरकार के साथ आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। और उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर जितने देश के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उनके अंदर आप लोगों ने देखा रिजल्ट क्या निकलता है। चाहे किसी भी इलेक्शन है, चाहे किसान आंदोलन को इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन बना दिया, और वो आंदोलन के बाद रिजल्ट क्या निकला, आज इन्होंने जवान आंदोलन बना दिया, इसके बाद 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान काम खुद करना नहीं आता है कि 700 किसान, 50 से ज्यादा बच्चे शहादत दे चुके। देश अगर समझ रहा है तो सर ऐसे हालात भी पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कहा क्या जाता है, होता भी यूं ही है कि देश सर्वोपरि, लेकिन अगर देश सर्वोपरि है तो अभी ये हालात क्यों है, देश क्यों चल रहा है? फिलहाल इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।